और शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त रांची से है। रांची के बार में गोलीबारी और बार कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार, पुलिस जांच में जुटी हुई है। रांची के बार में गोलीबारी की घटना घटी है। बार कर्मचारी की ही गोली मारकर हत्या हुई है। रांची से खबर इस वक्त है, जहां पर बार कर्मचारी को गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया गया। रांची के बार में गोलीबारी हुई, बार कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, आरोपी फरार है, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बार कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर इस वक्त की रांची से बड़ी खबर है, जहां पर बार में हुई है गोलीबारी, यानी गोलियां चली हैं और इसी गोलीबारी में मौत की नींद सुला दिया गया। बार के ही कर्मचारी को बार कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी फरार है और पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रंजना, तो देखिए, फायरिंग में बार के कर्मचारी की मौत की खबर है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस इस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। दरअसल ये पूरा मामला रांची के चुटिया थाना क्षेत्र का है और जानकारी के मुताबिक रविवार की रात करीब 1 बजे 4 अपराधी एक बार में घुस गए और बार के डीजे संदीप उर्फ सैंडी को गोली मार दी गई और मौके से फरार हो गए। घायल संदीप को तुरंत रिम्स भेजा गया, लेकिन वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और सोमवार की सुबह रांची सिटी डीएसपी वी रमन इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जानकारी दी। कहा कि जांच पड़ताल की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। सोनिया गांधी ने इस दौरान उनको श्रद्धांजलि दी। खड़गे भी इस दौरान मौके पर मौजूद रहे और श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि और ऐसे में तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सोनिया गांधी पुष्पांजलि अर्पित करती हुई, नमन करती हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आपको नजर आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि इस दौरान अलग अलग जगह इस तरीके के कार्यक्रम होंगे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन आज उन्हें अर्पित किए जाएंगे। बिहार की बात करते हैं। बिहार के जहानाबाद में जेपी नड्डा का विपक्ष पर जोरदार हमला। कहा, पहले मजबूर सरकार थी, अब मजबूत सरकार है। 10 साल पहले धर्म की राजनीति, अब विकास की। किसान पलायन कर रहे थे, हत्याएं और अपहरण हो रहे थे। जहानाबाद बिहार में जब जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कहा 2005 के पहले जहानाबाद में 3 बजे के बाद ना कोई आता था और ना ही जाता था। किसान पलायन कर रहे थे, हत्याएं और अपहरण हो रहे थे। ये तेजस्वी यादव क्या जाने लालू यादव के राज्य में बिहार को क्या दंश सहना पड़ा है, क्या बिहार को मुसीबत सहनी पड़ी है। तो ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए नजर आए जेपी नड्डा। तो वहीं 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। मयूरभंज में धर्मेंद्र प्रधान ने रोड शो किया। रोड शो में लोगों की भारी भीड़ नजर आई। आपको बता दें कि जब केंद्रीय मंत्री यहां पर रोड शो कर रहे थे, उस दौरान लोगों का हुजूम नजर आया। संबलपुर में किस तरीके से और साथ ही संबलपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार हैं धर्मेंद्र प्रधान ने मयूरभंज में रोड शो किया, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। और इस दौरान देखिए, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, रात का समय, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, इस रोड शो में इकट्ठा हुए और ये दिखाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका समर्थन है। और शायद जिस तरीके से लोग लगातार रोड शो में आ रहे हैं, रैलियों में आ रहे हैं, ये वोट बैंक का कहीं ना कहीं मैसेज भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है। और इसीलिए हर मंच से ये कहा जा रहा है कि अभी तक के जो 6 चरण के चुनाव हुए हैं, वोटिंग हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, वोट किया गया है उनके उम्मीदवार को, कैंडिडेट को। और जो उनका लक्ष्य है अब की बार 400 पार, उसको हासिल करने में उनको बहुत आसानी होने वाली है। कोई दिक्कतों का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए 1 जून को 7वें चरण का मतदान होना है और उसको लेकर लगातार तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, जो दिग्गज हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो फायर ब्रांड नेता हैं, वो एक के बाद एक रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। देखिए, 7वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज है और उस बीच अगर बात की जाए चुनाव प्रचार की, तो जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं बिहार में। वहां पर लगातार हमला बोलते हुए नजर आते हैं, लालू सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए नजर आते हैं, तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आते हैं और बताते हैं कि कैसे आज राजनीति ही बदल गई है। आज राजनीति विकास की राजनीति होती है, मजबूत वाली राजनीति नहीं। देश मजबूती वाली आज चीज़ें देखता है, मजबूत वाली जो नीतियां हैं उस पर काम करता है। और इस बीच चलिए आगे बढ़ते हुए बात होगी पटना साहिब में सीएम नीतीश की जनसभा। 15 साल में हमने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां दी। रविशंकर प्रसाद के पक्ष में प्रचार किया। पटना साहिब में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से 2020 के बीच हमने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया है। लाखों लोगों को रोजगार हमने दिया है। हमने 2020 में एक साथ तय किया कि 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे
और 4 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया, 1 लाख और होने वाला है और 3 लाख पर काम हो रहा है। तो देखिए बिहार में अब जो बाकी की सीट बची हैं वहां पर चुनाव है। जरा एक बार पहले नीतीश कुमार ने किस तरीके से अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई है, जरा वो सुन लीजिए। 2020 में हम लोग साथ थे। आप जरा याद करिए 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने 8 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी, लाखों लोगों को रोजगार दिया। और हम लोगों ने 2020 में एक साथ थे तय किया 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 10 लाख लोगों को हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। और 4 लाख से ज्यादा रोजगार हो गया, 1 लाख अभी तुरंत होने वाला है, 3 लाख पर भी काम हो रहा है। और देखिए अगर बात की जाए अब बिहार में जिन सीटों पर मतदान होना है उन सीटों की, तो बिहार में लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने 8 में से 5 सीटें में पटना साहिब, पाटलिपुत्र, नालंदा, आरा और जहानाबाद में मौजूदा सांसदों को उतारा। तो वहीं 3 जो सीटें थी वहां पर सांसदों के चेहरों को बदल दिया है। अब क्योंकि आखिरी चरण का जो मतदान है वो 1 जून को होने जा रहा है, इस बीच आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार को लगातार धार देते हुए तमाम दिग्गज नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार भी चुनावी रैलियां करते हुए नजर आ रहे हैं और चुनावी रैलियों में अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं और साथ ही साथ लालू सरकार की जो नाकामियां रही उनको गिनवाते हुए नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे उनकी और लालू यादव की सरकार में फर्क है। उन्होंने बेतादाद सरकारी नौकरियां दी हैं, इन बातों का जिक्र करते नजर आते, कहते हैं हमने लाखों नौकरियां दी हैं और पहले के राज में और आज के राज में जो फर्क है वो गिनवाते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार। और वही देखिए हिमाचल के दौरे पर राहुल गांधी, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार इस वक्त चल रहा है। ऊना में गुरुद्वारे पहुंचे राहुल गांधी और उस दौरान की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे क्योंकि अब 7वें और अंतिम दौर का चुनाव शेष रह गया और ऐसे में हर पार्टी अब पूरी ताकत अपनी झोंकती हुई राहुल गांधी को आप देख पाएंगे जब यहाँ पर पहुंचे, गुरुद्वारे में मत्था टेका। आपने देखा बीते दिनों खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। कंगना रनौत यहां से मंडी से बीजेपी प्रत्याशी उनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आए। और फिलहाल ये ऊना की तस्वीरें जहां पर गुरुद्वारे पहुंचे राहुल गांधी। बढ़ते आगे और पंजाब के होशियारपुर में केजरीवाल ने रोड शो किया। पंजाब में बिजली का बिल जीरो, पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक है, 2 साल में विकास के काम हुए। दरअसल पंजाब के होशियारपुर में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनसभा को संबोधित किया, जनता के बीच में मौजूद नजर आए। और इसी बीच आपको एक और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक की ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी, जहां सीएम नीतीश के हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हुआ और मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। सुरक्षा चूक में बड़ा मामला उजागर हुआ है। सीएम नीतीश को सड़क मार्ग से जाना पड़ा और ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर। दरअसल कल मसौड़ी में रैली को संबोधित कर लौट रहे थे सीएम और ईंधन का ना होने की वजह से कल 1 घंटे तक रुका रहा हेलीकॉप्टर। उसके बाद सड़क मार्ग के जरिए वो आए हैं। तो सीएम नीतीश की सुरक्षा में चूक से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। तो बिहार के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध मारी, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि अगर ये हेलीकॉप्टर उड़ना था तो उससे पहले प्रॉपर इसका इंस्पेक्शन किया गया होगा, जांच इसकी की होगी और क्या ये नहीं देखा गया कि इसमें ईंधन है या नहीं है या कितना है, क्योंकि ईंधन ना होने की वजह से ये हेलीकॉप्टर खड़ा रहा। बहुत बड़ी ये लापरवाही है। अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। वो तस्वीरें उस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं जब ईंधन नहीं था हेलीकॉप्टर में, उड़ान ही नहीं भर सकता था, तो फिर ऐसे में गाड़ी से सीएम गए हैं। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल मसौड़ी में उनकी रैली होनी थी और हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया। तो जाहिर सी बात है क्या इसको लेकर पहले से जाँच नहीं की गई। आगे बढ़ते, केरल को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। आर्थिक संकट को दूर करने के लिए केंद्र सरकार देगी 21,253 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी है कि केरल सरकार को मदद दी जाएगी। 21,253 करोड़ रुपए केंद्र सरकार केरल सरकार को देगी और बकायदा राजीव चंद्रशेखर ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। तो केरल को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। देखिए एक तरफ केरल को केंद्र सरकार बड़ा तोहफा दे रही है, इस बीच लगातार आप देख रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया अब अपने आखिरी चरण की ओर आगे बढ़ रही है और अब 1 तारीख को मतदान की प्रक्रिया होगी। इस बीच जानकारी थल सेना अध्यक्ष से जुड़ी हुई है। जनरल मनोज पांडे जिनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है 30 जून 2024 तक, अब जनरल मनोज पांडे बने रहेंगे, उनका कार्यकाल बढ़ा है। थल सेना अध्यक्ष के तौर पर वो काम करते रहेंगे। कैबिनेट की नियुक्त समिति ने उनके कार्यकाल को बढ़ाया है। 30 जून तक जनरल मनोज पांडे का जो कार्यकाल है वो बढ़ा है। जो थल सेना अध्यक्ष है उनको 1 महीने का एक्सटेंशन मिला है। 30 अप्रैल 2022 को सेना अध्यक्ष नियुक्त हुए थे जनरल मनोज पांडे।
1 महीने के लिए अब उनका जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। 30 जून तक पद पर बने रहेंगे जनरल मनोज पांडे। 31 मई को उनकी रिटायरमेंट होनी थी। और देखिए पूजा, क्योंकि दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है और दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। सेना प्रमुख जनरल पांडे को 1 माह का सेवा विस्तार दिया गया है। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने एक सामान्य कदम उठाते हुए कल थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 1 महीने का सेवा विस्तार दे दिया है। अब वो 30 जून तक पद पर बने रहेंगे, जैसे कि आपने जानकारी दी। जनरल पांडे 31 मई को रिटायर होने वाले थे। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जनरल पांडे के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है और इस फैसले से ये स्पष्ट है कि नए सेना अध्यक्ष की नियुक्ति अगली सरकार करेगी। फिलहाल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जनरल पांडे के बाद वरिष्ठतम अधिकारी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी के बाद वरिष्ठतम अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह है, जो दक्षिणी थल सेना कमांडर है। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल सिंह सहपाठी भी रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। लेकिन अगर सेना प्रमुख की बात करें तो 1 महीने के लिए उनका विस्तार बढ़ा दिया गया। अब अगली सरकार में ही नियुक्ति होगी। लेकिन बड़ा सवाल कि एक्सटेंशन पर ओवैसी को आखिर टेंशन क्यों, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे के एक्सटेंशन पर ओवैसी अब सवाल उठा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि 1 महीने का एक्सटेंशन अस्थायी उपाय। 30 जून तक के लिए मिला था मनोज पांडे का एक्सटेंशन, तो इस पर अब ओवैसी की तरफ से सवाल उठाए गए। बढ़ते आगे खबरों में और देखिए, स्वाति मालीवाल ने ध्रुव राठी पर आरोप लगाए हैं। ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो बनाया, इसके बाद रेप हत्या की धमकियां बढ़ गई है। वे आप प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। तो देखिए ध्रुव राठी को लेकर स्वाति मालीवाल का ये स्टेटमेंट। और प्रीति, आपके अखबार में बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये इस खबर को लेकर हेडलाइन दी गई है कि वीडियो के बाद मुझे मिल रही हैं दुष्कर्म की धमकियां, स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया। स्वाति मालीवाल ने यूट्यूबर राठी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या उन्होंने कहा, आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि राठी की वीडियो के बाद उन्हें दुष्कर्म और जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। राठी की तुलना आप प्रवक्ता से स्वाति मालीवाल ने की। मालीवाल ने इस तरह के कई स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं जिनमें उनको धमकियां दी जा रही हैं, उनको गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। मालीवाल ने एक्स पर लंबी पोस्ट में लिखा कि आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेरे खिलाफ चरित्र हनन करने का अभियान चलाया है। अब मुझे दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी मिल रही है। मामला तब और बढ़ गया जब यूट्यूबर ध्रुव राठी ने मेरे खिलाफ एक तरफा वीडियो पोस्ट किया। साफ है कि पार्टी नेतृत्व शिकायत वापस लेने के लिए मुझे डराने धमकाने की कोशिश कर रही है, ये स्वाति मालीवाल की तरफ से कहा गया। और मैंने इसे लेकर राठी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे मेरी बातचीत नहीं हुई। उन्होंने मेरी कॉल को नज़रअंदाज कर दिया, ये भी स्वाति मालीवाल ने कहा है। आपको ये बता दें कि यूट्यूबर ध्रुव राठी ने स्वाति मालीवाल कंट्रोवर्सी एक्सप्लेन इन 2 मिनट्स नाम से एक रील बनाई और इसे 8.5 लाख से अधिक लोगों ने लाइक किया। मालीवाल ने पोस्ट में लिखा, ये शर्मनाक है कि उनके जैसे लोग जो स्वतंत्र पत्रकार होने का दावा करते हैं वे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं जैसा काम कर रहे हैं। और ध्रुव राठी क्योंकि बहुत ही फेमस यूट्यूबर वो हैं, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे लगातार किस तरीके से सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ वो वीडियो बनाते हैं, तो उसको लेकर उन पर कई सवाल भी खड़े होते हैं। लेकिन ध्रुव राठी ने उठाया स्वाति के आरोपों की सत्यता पर सवाल। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर स्वाति मालीवाल के आरोपों की सत्यता को लेकर सवाल दागे। स्वाति का पक्ष जाने बगैर आम आदमी पार्टी के बयानों को ही दोहराया। ध्रुव ने आम आदमी पार्टी की ओर से जारी वीडियो में ही जो पोस्ट है उसमें इसको संलग्न किया है। मालीवाल ने 2.5 मिनट के वीडियो का उल्लेख करते हुए लिखा, घटना घटित होने की बात स्वीकारने के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने रुख में यू टर्न ले लिया। सेकंड पॉइंट, एमएलसी रिपोर्ट हमले के कारण चोटों की पुष्टि करती है। थर्ड पॉइंट, वीडियो का चुनिंदा हिस्सा जारी किया गया और फिर आरोपित का फोन फॉर्मेट कर दिया गया। फोर्थ पॉइंट है, आरोपित का मौका वारदात से गिरफ्तार उसे किया गया और उसे फिर उस स्थान पर प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी गई, सबूतों से छेड़छाड़ के लिए। एक महिला जो हमेशा सही मुद्दों के लिए खड़ी रहती है, यहाँ तक कि बगैर सुरक्षा के अकेले मणिपुर भी गई, उसे भाजपा ने कैसे खरीद लिया। फिफ्थ पॉइंट, स्वाति मालीवाल लिखती हैं, एक महिला जो हमेशा सही मुद्दों के लिए खड़ी रहती है उसे कैसे खरीदा। फिर दूसरा, इसके बाद स्वाति मालीवाल ने कहा, जिस तरह से पूरी पार्टी मशीनरी और उसके समर्थकों ने मुझे बदनाम करने, शर्मिंदा करने का प्रयास किया, वो महिलाओं के मुद्दों पर उनके रुख के बारे में बहुत कुछ बताता है। मैं इन दुष्कर्म और मौत की धमकियों की रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अपराधियों के खिलाफ वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, कुल मिलाकर आप जान रहे हैं कि स्वाति मालीवाल अपनी लड़ाई को लड़ती हुई नजर आ रही हैं। और स्वाति मालीवाल जब कोई भी आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह से कोई वीडियो जारी किया गया, सबसे पहले आपको याद होगा जब विभव कुमार का और उनकी बातचीत का जो एक वीडियो जारी किया था कॉन्वर्सेशन का, जिसमें स्वाति मालीवाल गुस्सा करती हुई नजर आ रही हैं, उस वीडियो पर उन्होंने सबसे पहले रिएक्शन देना शुरू किया।
और उसके बाद वो लिखती हैं कि आप लोगों के साथ में बड़ा बुरा होने वाला है, भगवान से डरो, इस तरह की वो बात करती नजर आती है कि एक पार्ट जो है वो आप रिलीज कर देते हैं और फिर सीसीटीवी फुटेज को आप डिलीट कर देते हैं। इसी पॉइंट का जिक्र वो अपने इस एक्स पोस्ट पर भी करती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हुए नासिक में हुई इनकम टैक्स की रेड का जिक्र करेंगे। आईटी की रेड में 26 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 90 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। 3 दिन से सराफा व्यापारी पर रेड लगातार जारी है। तो आप लगातार देख रहे हैं कि इनकम टैक्स की रेड चल रही है। नासिक में ये आईटी की रेड में 26 करोड़ कैश बरामद हुआ है। 90 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज मिले हैं। 3 दिन से सराफा व्यापारी पर रेड लगातार जारी है। 3 दिन से रेड चल रही है। जरा सोचिए कि 90 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा 26 करोड़ रुपया कैश और 3 दिन से लगातार रेड जारी है। तस्वीरें नासिक की आप देख रहे हैं जहां पर इनकम टैक्स की रेड में 26 करोड़ कैश बरामद हुआ है सराफा व्यापारी से, और ना सिर्फ कैश बल्कि 90 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी मौका वारदात से बरामद हुए। और ये प्रधानमंत्री मोदी का एक्स पर पोस्ट, वो आपको हम बताएंगे। जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड वोटिंग पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया और लिखा कि अनंतनाग राजौरी के बहनों भाइयों को विशेष बधाई। ये उनकी तरफ से लिखा गया, उनकी भागीदारी लोकतांत्रिक भावना का जीवंत प्रमाण। और ये देखिए पोस्ट भी आपको हम दिखा रहे हैं जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पोस्ट किया गया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लंबी लंबी कतारें आपको नजर आ जाएंगी बूथ पर। उसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये लिखा है और लिखा है कि जम्मू कश्मीर में जो भाई बहन है वो विशेष बधाई के पात्र हैं क्योंकि बढ़ चढ़कर उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। भागीदारी लोकतांत्रिक भावना का जीवंत प्रमाण, ये प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस पोस्ट में कहा गया है। 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जब ये तस्वीर सामने आई 6ठे चरण के दौरान, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ये पोस्ट किया और वो गदगद वोटिंग से नजर आ रहे हैं क्योंकि अच्छी खासी वोटिंग परसेंटेज सामने आया तमाम और राज्यों की अपेक्षा। बढ़ते खबरों में आगे और जम्मू में संगर स्टेशन के पास मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी के पटरी से उतरने के बाद मरम्मत का काम लगातार किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए किस तरह से। दरअसल जम्मू के संगर के पास मालगाड़ी जो थी वो पटरी से उतर गई और उसके बाद ट्रैक पर मरम्मत का काम जारी है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही, इसकी जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन ये तस्वीर देखिए किस तरह से एक मालगाड़ी पटरी से उतर जाती है। दरअसल जम्मू के संगर के पास की ये तस्वीर और ट्रैक पर फिलहाल मरम्मत का काम किया जा रहा है। वो तो राहत की बात ये कि ये मालगाड़ी थी, अगर ये ट्रेन होती और इसमें यात्री सवार होते तो जाहिर सी बात है यहाँ पर नुकसान हो सकता था। लेकिन कैसे ये मालगाड़ी पटरी से उतर गई, इसके पीछे का क्या कारण है, इसको लेकर जांच की जा रही है। और किस तरीके से जब ये मालगाड़ी पटरी से उतरी तो उसके बाद इसे सुचारू करने के लिए वहाँ पर लगातार जब काम किया गया, आप देख सकते हैं, दिखा भी रहे। अब आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की करेंगे आगे बढ़ते हुए। दरअसल बांग्लादेशी सांसद मर्डर केस से जुड़ी अपडेट आपको बता दें। शव के 80 टुकड़े किए गए। शक है कि अमेरिकी दोस्त के साथ सोने की तस्करी करते थे सांसद और यही हत्या की वजह बनी है। और आप देखिए क्योंकि बांग्लादेशी सांसद हिंदुस्तान आए थे, एक दिन उनका फ़ोन ऑन था, वो संपर्क में भी थे घर वालों से, लेकिन अचानक से उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, कोई जानकारी उनको नहीं मिल रही थी। लगातार बांग्लादेश और हिंदुस्तान की जो टीम थी वो आपस में कोऑर्डिनेट करके सांसद को ढूंढ रही थी। उसके बाद जानकारी सामने आई कि उनकी हत्या कर दी गई और अब ये खबर मिल रही है कि 80 टुकड़े उनके शव के किए गए हैं। सांसद पर सोने की तस्करी का आरोप है और इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए थे जिसको लेकर सांसद पर कुछ तमाम सवाल खड़े हुए थे। अमेरिकी दोस्त के साथ सोने की तस्करी करते थे, ऐसे आरोप सांसद पर लगे हैं और ये माना जा रहा है कि इसी वजह से उनकी हत्या की गई है। देखिए, बांग्लादेशी सांसद की जो निर्मम हत्या की गई, इस पूरी घटना को अगर आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले प्रेम जाल में फंसाया गया, उसके बाद में यहाँ पर बांग्लादेशी सांसद आते हैं, अपनी वही जो सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड थी उनके साथ में मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर कुछ देर बातचीत होती है, फिर उसके बाद में उनकी मौत को अंजाम दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। हड्डियों के टुकड़े किए जाते हैं, ऊपर से खाल को छील दिया जाता है, हड्डियों के ऊपर हल्दी लगा दी जाती है ताकि जल्दी हड्डियाँ जो हैं गल जाएँ। और फिर उसके बाद में बाकायदा कसाई के ज़रिए ये पूरा जो हत्याकांड है उसको अंजाम दिया जाता है। फिर उसके बाद में टुकड़ों टुकड़ों में बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को इस तरीके से फेंका जाता है। तो आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कितनी निर्मम हत्या की गई। अपने आप में विभत्स घटना है और शव के 80 टुकड़े किए गए बांग्लादेशी सांसद के
और ये हत्याकांड लगातार सुर्खियों में है। अमेरिकी दोस्त के साथ जो सोने की तस्करी हो रही थी, ये मौत की वजह बना है जो अभी तक नजर आ रहा है, और इसके लिए पूरी प्लानिंग की गई हत्या को अंजाम देने के लिए। आगे बढ़ते बात होगी छत्तीसगढ़ के बेमेतरा विस्फोट की, जिसके बाद से लापता हैं 7 लोग। अब डीएनए से पहचान होगी। फॉरेंसिक टीम ने मानव अवशेषों के नमूने इकट्ठे कर लिए हैं। धमाके में एक की जान भी गई थी। तो छत्तीसगढ़ का बेमेतरा विस्फोट, जिसमें 7 लोग लापता हैं, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। धमाके में एक की जान गई थी। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक बाकायदा पूरी फैक्ट्री चल रही थी और बेमेतरा में बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ, क्योंकि इतने ज़ोरदार धमाके थे। हमारे जो सहयोगी वहाँ पर पहुँचे, बाकायदा उन्होंने पूरा निरीक्षण किया अंदर फैक्ट्री का जाके। उन्होंने कहा कि शव शत विक्षत हालात में पड़े हुए थे, क्योंकि ब्लास्ट हुआ वहाँ पर अंदर। तो ऐसे में जो बॉडीज़ थी उनके परखच्चे उड़ गए। लोग बाहर विलाप करते हुए नजर आए, इंतज़ार कर रहे थे अपनों का कि किसी तरीके से कोई तो अपनों की सूचना मिल जाए। बेमेतरा विस्फोट में 7 लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। और ज़रा सोचिए कि जो डेड बॉडीज़ हैं, जिनके चिथड़े उड़ चुके हैं, अब उनकी पहचान डीएनए के ज़रिए ही हो सकती है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि डीएनए के ज़रिए पहचान होगी। जो लोग वहाँ पर काम करते, ज़रा उनके परिवार वालों के बारे में सोचिए। बाहर कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी लोगों की, जो लोग लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि उनके अपनों के बारे में कोई जानकारी उनको मिल जाए, लेकिन अब उनके अपनों की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है। डेड बॉडीज़ भी उनको बमुश्किल ही मिलने वाली है। बात छत्तीसगढ़ के बेमेतरा विस्फोट की लगातार हम कर रहे हैं, जहां पर डीएनए से पहचान होगी, ये बात सामने आई। फॉरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच में फिलहाल लगी हुई है। और अब आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे, ऋषि सुनक की पार्टी के 78 सांसदों ने राजनीति छोड़ी। ब्रिटेन में आम चुनाव से पहले अब तक 122 नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। तो ऋषि सुनक की पार्टी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी है। 78 ऐसे सांसद जिन्होंने राजनीति छोड़ दी है, और ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि कुल 122 ऐसे नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ने से रंजना इनकार कर दिया है। बिल्कुल, बढ़ते खबरों में आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चलें। देखिए, देश में 10 लाख से ज़्यादा सड़क हादसों में बीमा के जो दावे हैं वो लंबित हैं और पीड़ितों को मदद का इंतज़ार है। साल दर साल जो सड़क हादसे हैं वो बढ़ते हैं, और इडा ने ये पूरी जो अहम जानकारी है वो शेयर की है। तो देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र है दरअसल कि किस तरह से लगातार जो सड़क हादसों की खबरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। सड़क हादसों में इजाफा हो रहा है, और इसे लेकर ये जानकारी शेयर की गई है कि 10 लाख सड़क हादसों में बीमा के जो दावे हैं वो निलंबित हैं। देखिए, बीमा इसलिए कराया जाता है ताकि उनके जो अपने हैं उनको एक सहायता मिले उनके ना रहने पर। लेकिन यहाँ पर वो बीमा के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, दावा करते हैं, उसको पेंडिंग है। और चलिए आगे बढ़ते बात होगी अब कोर्ट केसेस की। कोर्ट में आज कौन कौन से मामले हैं जिन पर सुनवाई होनी है। उनमें टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर रोक का मामला है। विज्ञापन पर रोक के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला, जिसमें बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई। स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट का मामला, विभव कुमार की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। 30 कोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की मानहानि कारक जो टिप्पणी है उसमें सुनवाई होगी। सुल्तानपुर दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। तो ये कोर्ट में मामले जिन पर आज सुनवाई होने जा रही है।